नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आप देख रहे हैं बहस गरम है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर बहस गरम होने वाली है वो है मुद्दा जातिगत समीकरण का। कांग्रेस की कॉस्ट पॉलिटिक्स 2023 चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्लान तैयार कर लिया और ये प्लान है 2018 में कास्ट प्लान के जरिए सत्ता पर काबिज होने में जिस तरह से कांग्रेस सफल हुई थी, उसी तरह अब एक नए फार्मूले पर कांग्रेस बढ़ रही। 2023 में कांग्रेस जातिगत समीकरण का फार्मूला अपनाकर फिर से जीत का दावा कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसे षड्यंत्र बता रही है। सवाल यही है, क्या समाज की बात, जाति की बात कर कर या धर्म की बात कर कर कांग्रेस आगे बढ़ेगी? जरा देखिए इस खास खबर को, फिर बढ़ाते चर्चा को। कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स, जातिगत समीकरण के सहारे हाथ। 2023 में समाज किसका देगा साथ? 2023 के चुनावी घमासान में कांग्रेस अपनी नैया पार लगाने के लिए जातियों का सहारा लेगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों से मुलाकात कर समर्थन मांगेंगे और 2023 के लिए जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। 5 तारीख को सतना में ओबीसी विभाग का सम्मेलन हो रहा है और 10 तारीख को जो एससी विभाग है हमारा, अनुसूचित जाति विभाग, उस विभाग की बैठक हम लोगों ने रखी है। कमलनाथ जी सभी बैठकों में रहेंगे, मार्गदर्शन देंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और सब लोग मिलकर हमारे पूरे प्रदेश में किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के लोग हों, वो सब कांग्रेस के लिए संकल्पित होकर काम करें। इस बात का हम लोग प्रयास करेंगे। इधर बीजेपी कांग्रेस की कास्ट पॉलिटिक्स को षड्यंत्र बता रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है। कांग्रेस के पास विकास के नाम पर कुछ है नहीं है, तो अब कांग्रेस वर्ग संघर्ष कराने का भी प्रयास करेगी, जाति सम्मेलन कराने का भी काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर सत्ता कैसे प्राप्त हो और फिर सत्ता प्राप्त करके प्रदेश को फिर से कैसे लूटें और लूट कर कांग्रेस के लोग अपना कैसे घर भरें, ये कुल मिला के कांग्रेस की राजनीति है। और अब जनता एक बार धोखा खा चुकी है, अब दोबारा धोखा जनता नहीं खाएगी। 2023 के चुनाव बहुत दिलचस्प होंगे और ये साफ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह के जातिगत समीकरण साधने का दोनों दल प्रयास करते नजर आ रहे हैं, उससे ये तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अभी भी हमारी सियासत जाति के जंजाल से मुक्त नहीं हो पाई है। मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो चलिए, बात हो रही जातिगत समीकरणों की, तो एमपी में जाति का सियासी गणित भी समझ लेते। जरा देखिए, मैं दिखाता हूं आपको ग्राफिक्स के जरिए। प्रदेश में ओबीसी पावर वोटर करीब 51% है और 230 सीटों में से 82 सीटें आरक्षित है, 47 सीटों पर एससी है, 35 सीटें हम बात करें तो फिर एसटी के लिए आरक्षित है। और 2018 के यदि चुनाव को हम देखते हैं तो आदिवासी वर्ग ने समीकरण बदल दिए थे। वो बीजेपी का वोट ना होकर कांग्रेस के साथ चला गया था। तो क्या जिस तरह से डाइवर्ट हुआ था वोट 2018 में, तो क्या एससी को भी उसी तरफ अपने साथ लाने की तैयारी है कांग्रेस की, या ओबीसी की बात करें उसको भी इसी तरफ लाने की तैयारी है? ये प्लान जो है वो 2023 के लिए, और इसीलिए खुद कमलनाथ हर एक बैठक में शामिल होने जा रहे हैं और बैठक के बाद कई तरह के समीकरण, गणित भी लगाए जा रहे हैं। तो आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। आखिर क्यों इस पर बहस गरम। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। रवि वर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस के। रवि भाई, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही ब्रजगोपाल लोया है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि वर्मा जी, आपसे ही समझना चाहूंगा, ये जो जातिगत समीकरण है, पहले तो हमने देखा कि बसपा का एक होल्ड रहा करता था। यदि हम चंबल ग्वालियर की तरफ जाते हैं या कुछ बिंद की तरफ जाते हैं, वहाँ भी दिखाई दिया। कई बार उनकी सीटें गड़बड़ करती रही और समीकरणों को बनते बिगाड़ती रही। लेकिन 2018 के बाद से चीज़ें बदली है और आप फिर एक बार कहीं ओबीसी का सम्मेलन कर रहे हैं, एससी का सम्मेलन कर रहे हैं। क्या है प्लान? 15 वर्ष की सरकार में सभी वर्ग परेशान रहे, सबका शोषण इस सरकार ने किया है। किसी भी वर्ग के लिए जो है उनके हितों की चिंता करना, उनके लिए कार्य योजना बनाना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि आदिवासी वर्ग की रिपोर्ट आती है, केंद्र सरकार जारी करता है
कि आज आदिवासी उत्पीड़न जो है, महिला उत्पीड़न में नंबर 1 आज भी बना हुआ है इस 18 वर्ष की सरकार में। तो कहीं ना कहीं समाज के साथ जो अन्याय हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रहे हैं, वो ना केवल मध्य प्रदेश को शर्मसार करती हैं जबकि इस देश को शर्मसार करती है। अगर आज ऐसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार पंचायतें बुला रही है, महापंचायतें बुला रही है, तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इन महापंचायतों में, इन वर्गों से, सभी वर्गों से माफी मांगने का काम करना चाहिए। और इस दिशा में अगर कमलनाथ जी उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं, जैसा कि हमारे नेता भारत जोड़ो के माध्यम से भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें सभी समाजों को जोड़ना, उनके हितों की रक्षा करनी है। आज जिस तरीके से शोषित वंचितों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अगर कमलनाथ जी उस दिशा में उनकी आवाज बन रहे हैं, उनकी पीड़ा को सुन रहे हैं, उनकी समझ रहे हैं और उनके लिए अगर कोई उनके संरक्षक के रूप में आज अगर वो खड़े होना चाहते हैं, तो इसमें दो मत क्या है। तो रवि, आप बैठक बुलाते हैं तो संरक्षण हो जाती है, आप कह रहे हैं संरक्षित कर रहे हैं। वो यदि बैठक बुलाते हैं, वो यदि किसी को जोड़ने का काम करते हैं अलग वर्ग, तो मनोज, जैसा कि मैंने अपनी बात में पहले स्पष्ट किया, क्योंकि आज जो है 18 वर्ष की सरकार में अगर सबसे अगर शोषण कहीं हुआ है तो वो आदिवासी वर्ग के साथ हुआ है। अन्य समाजों पर भी मैं प्रकाश डालूंगा धीरे धीरे अपनी बात के सहारे, लेकिन आज जो है समाजों के साथ जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनके हितों की रक्षा ना करते हुए, तो ये उस दिशा में अगर कमलनाथ जी उनसे मिलना चाह रहे हैं, भेंट करना चाह रहे हैं, अगर कोई कार्य योजना बनाना चाहते हैं, इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो केवल जातिवाद दिखता है। नहीं, जातिवाद कौन आप कर रहे हैं कि वो नहीं, ये जातिवाद तो भारतीय जनता पार्टी को दिखता है ना। उन्हें तो कपड़ों में भी जातिवाद दिखता है मनोज जी। वे तो कपड़ों में भी जाति और मजहब और रंग को ढूंढने वाले लोग हैं ये। ब्रज गोपाल जी, वो कह रहे हैं कि आपको दिखता जातिगत समीकरण, जाति में रंग आपको दिख जाते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ओबीसी की बैठक भी है, अनुसूचित जाति की बैठक भी है, उसके बाद फिर जनजाति की बैठक भी है। ये आपके यहाँ भी होता है? देखिए मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि जातियों के सम्मेलन परंतु किस लिए, क्या उनके कल्याण के लिए या उनके वोट के लिए? भारतीय जनता पार्टी जब उनके सम्मेलन बुलाती है, उनसे ये समझने की कोशिश करती है कि उन समाजों की समस्याएं क्या हैं और उन्हें सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी किस तरह दूर कर सकती है। परंतु जहां तक कांग्रेस पार्टी का प्रश्न, आप ये सम्मेलन केवल वोट लेने के लिए बुला रहे हैं। आपने ये सम्मेलन 15 महीने की सरकार के दौरान तो नहीं बुलाए। आपने उनके कल्याण के लिए, उनका गौरव बढ़ाने के लिए यदि कोई काम किया हो तो आपको बताना, ये भी बताना चाहिए। आपको मैं इतिहास बताता हूं मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति का। आपको याद है कि 1992 में जब अरविंद नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे, उन्हें नहीं बनने दिया। उसके बाद जमुना देवी को अपमानित करने का काम किया। उसके बाद आप देखेंगे लगातार कि किस तरह कांग्रेस पार्टी में जब कांतिलाल भूरिया जी को हाशिए पर डाला और उसके बाद जब सरकार में 15 महीने आए तो उमंग सिंगार जी के साथ क्या व्यवहार हुआ, ये कांग्रेस की स्थिति है। परंतु आज आदिवासियों के वोट लेने के लिए उनको बहलाने का, फुसलाने का और फिर नए झूठ बोलने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। पहले कांग्रेस पार्टी को बताना पड़ेगा कि उन्होंने पहले क्या किया है। आपको याद है मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जो बात थी, इसे एक लाइन के प्रस्ताव में लिखकर दे दी गई, जिसको माननीय हाईकोर्ट ने रोक दिया। और हाईकोर्ट में भी कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने वहां कोई वकील भी खड़ा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो शिवराज जी ने वहां वकील खड़ा किया और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और जो ओबीसी हमारा समुदाय है उसको उसका अधिकार देने का काम हमने किया है। तो हम तो ये मानते हैं कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए सरकार में हैं और उसमें कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये हमारा जो मूल मंत्र है, हम उस पर आधारित काम करते हैं। वोट के लिए समाज को जातियों में बांटने का काम नहीं करते। जी हाँ रवि, आप कुछ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं करते, वो कह रहे हैं हम नहीं करते। मनोज जी, केवल अच्छे लब्बो लुआब से डिबेट को कहीं ना कहीं ब्रजगोपाल लोहिया जी सरकाना चाहते हैं। आज वो आदिवासी वर्ग की बात कर रहे हैं। अरे साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विपक्ष का आरोप बाद में है। ये आपकी केंद्र सरकार का डेटा है कि अगर आदिवासियों पर सबसे अगर उत्पीड़न है, उनके हक अधिकार कहीं छीने जा रहे हैं, अगर हर दूसरी तीसरी घटना में भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की संलिप्तता है, तो ये कौन उनके हकों को छीन रहा है, कौन उनके पीठ पर जो है छुरा मार रहा है? तो ये ब्रजगोपाल लोहिया जी को स्पष्ट करना चाहिए, या बी डी शर्मा
जी को या शिवराज जी को कर स्पष्ट दीजिए, करना चाहिए। कर दीजिए ब्रजगोपाल जी, स्पष्ट कर जी, दीजिए। मनोज जी, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ये पहले बात जवाब नहीं ले लीजिए। स्पष्ट करेंगे, ये भूल जाते हैं उमंग सिंगार जी की बात कर रहे हैं, जमुना दी की बात कर रहे हैं, कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश अध्यक्ष है। अगर आप में ऐसा कोई साहस है तो आप बनाएं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई आदिवासी मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप केवल जातों के सहारे वोट कबाड़ने का काम करते हैं। आप मजहब के नाम पे केवल देश में और मध्य प्रदेश में आग लगाने का काम करते हैं, उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, सच की बात करिए, सच का साथ दीजिए। कब तक इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति करेंगे? कब तक आप मध्य प्रदेश को कौआ कान ले गया की तर्ज पर अरे साहब आप बरगलाएंगे? कान देखिए, वही है उनके हक अधिकारों की। आज अगर कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। अनुसूचित जाति और दलित वर्ग के जो लोग थे, हमारे आदिवासी भाई थे, सबसे अधिक कैबिनेट में हमने उनको जगह दी थी। सबसे युवा कैबिनेट कमलनाथ जी की थी। चलिए मैं सुन लेता हूँ। रवि एक मिनट जवाब लेने किया था। रवि एक मिनट जवाब लेने दी। हाँ ब्रजगोपाल जी। देखिए मनोज जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना इनका काम है। आज जिस ऐप की बात कर रहे हैं, राजस्थान उसमें 1 नंबर पर है, परंतु ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अरे साहब, राजस्थान की भी चर्चा करेंगे। रवि सुनिएगा, जरा सुनिएगा। सांप्रदायिक दंगों की स्थिति आप देख रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में क्या है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, और केवल धर्मों का तुष्टीकरण नहीं, जातियों का भी तुष्टीकरण करने का काम है। और हमारा लक्ष्य है कि संतुष्टि सभी की और तुष्टीकरण किसी का नहीं। हमने मध्य प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, और खासतौर से आदिवासियों के उत्थान के लिए जो हमने किया है उसे हम जनता को जाकर बता रहे हैं। और कांग्रेस का भी ये कर्तव्य है कि उन्होंने 15 महीने उनके उत्थान और कल्याण के लिए अगर कुछ किया हो तो वो निश्चित उसे बताने जाएं। हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि ये अवसर मध्य प्रदेश ने जो हमें दिया है उसका हमने पूरा उपयोग किया है, और आदिवासियों के खासतौर से कल्याण की, पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने की, और अनुसूचित जाति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का हमने अद्भुत काम इन पिछले 3 वर्षों में किया है, और जो काम हम आगे भी करते रहेंगे। केवल कांग्रेस आज वोट लेने के लिए आप सम्मेलन क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इसके लिए आगे जा रहे हैं? माननीय कमलनाथ जी को आज क्यों इसकी चिंता हुई? जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो कहते थे चलो 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 चलो, तब तो वो ये भाषा थी। और आज जब आप विपक्ष में हैं और चुनाव सर पर है, तब आप कहते हैं आओ आओ आओ। तो ये नहीं चलेगा मध्य प्रदेश। ब्रजगोपाल जी, लेकिन ये तो आप भी बुलाते हैं बैठ के, आप भी तो करते रहते हैं। कहीं मैं देखता हूँ सीएम हाउस में फलाने समाज की बैठक हो जाएगी, फिर भारतीय जनता पार्टी का ये मोर्चा खड़ा हो जाएगा, तो वो जातिगत समीकरण तो दोनों तरफ। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी समाजों की पंचायत भी बुलाई है और उनसे उनकी समस्याएं पूछी है, उनका निराकरण किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी सम्मेलन हो रहे हैं उनको आप गौर से देखेंगे तो उसमें सभी वर्ग अपेक्षित हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये एसटी को पटाने के लिए, ये एसटी को लुभाने के लिए, ये ओबीसी को पास लाने के लिए। ब्रजगोपाल जी, ऐसे तमाम वर्ग हैं, अगर मैं गिनाना प्रारंभ करूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त है। आपके एक झूठ का जवाब यहाँ दिया जा सकता है, लेकिन आप जो है सच पर बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सच कड़वा होता है और भारतीय जनता पार्टी को जो छुपता है। मनोज जी, ये योजना एससी के लिए, ये योजना एसटी के लिए। अगर मकान दे रहे हैं तो सबको, यदि उज्ज्वला का कनेक्शन मिल रहा है तो सबको, यदि मुख्यमंत्री आवास का पट्टा मिल रहा है तो सबको, निःशुल्क राशन मिल रहा है तो सबको, सड़क अगर हमने बेहतर करी है तो सबके लिए, यदि लाइट 24 घंटे ले रही है तो सबके लिए। क्या हमने उसमें जातियों को बांटा है? जी, चलिए मैं जवाब मिलेगा और एसटी को इतना और ओबीसी को इतना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए रवि, वो उन्होंने तो हर चीज बता दी कि हमने प्रधानमंत्री आवास भी दे दिया, उसमें कहाँ जाति दिखाई दे रही थी। हमने गैस का कनेक्शन दे दिया तो उसमें कहाँ लिखा था कि अनुसूचित जाति जनजाति। आपने क्या किया, आप बता दी। जी मनोज जी, हमने वो ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए थे जो 15 माह की सरकार में हमने, इंदिरा जी के समय से शुरू करूंगा, उन्होंने आदिवासी के हक अधिकारों के लिए जो कार्य किया था वो मील का पत्थर है आज भी, जिसकी नकल कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये निश्चित तौर पर कह रहे हैं कि जो है उज्ज्वला की बात कर रहे हैं। आज उज्ज्वला योजना की क्या हालत है आप पूछिए किसी गरीब घर के सदस्य से, किसी महिला से, गृहिणी से, क्योंकि आज जो सिलेंडर वो 1000 रुपए का जो 1100 रुपए का भरा रहे हैं, आज उनसे पूछिए। हो सकता है कि आपको ब्रजगोपाल जी या शिवराज जी को महंगाई नजर नहीं आती होगी, लेकिन आज उसके घर की दरअसल पूछिए, खाने का तेल आज लोगों के घरों में आग लगा रहा है। लेकिन महंगाई आज जो मुद्दा हुआ करती थी आज भारतीय जनता पार्टी का, आज वो मुद्दा नहीं बन गई है। आज क्योंकि शिवराज जी के महलों की दीवारें, नरेंद्र मोदी जी के महलों की दीवारें इतनी
ऊंची हो चुकी हैं कि उन्हें गरीब महिला की आवाज नहीं सुनाई देती है, आदिवासी वर्ग की आवाज सुनाई नहीं देती है, उस गृहिणी की आवाज सुनाई नहीं देती है मेंटेनेंस करती है। क्योंकि ब्रजगोपाल लोहिया जी सरकार में है, हो सकता है उनके पास ऐसे तमाम संसाधन हो कि उन्हें महंगाई का असर नहीं पड़ता हो, लेकिन उस गरीब महिला से पूछिए जो 2 वक्त की रोटी किस तरह जुटाती है। तो इन्होंने तो जो बंटाधार करने का काम किया है, आज ये इधर उधर की बातें करके इस गरीब की भी जो है ऐसा नाम मत लो रवि, गरीब तबके की बात भी करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इस महंगाई से जूझ रहा है। उस महंगाई पर अगर कांग्रेस पार्टी बात कर रही है, उस गरीब की रोजी रोटी की व्यवस्था के अगर चिंता करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं ब्रजगोपाल लोहिया जी या उनकी पार्टी। लेकिन बात तो आप ओबीसी की कर रहे हैं, बात आप एससी की करने वाले हैं, इसमें महंगाई कहां आ गई? इसमें निश्चित तौर पर महंगाई है, क्योंकि वो तबका आज भी कई ऐसे समाज हैं जो आज शिक्षा में पिछड़े हुए हैं, रोजगार से पिछड़े हुए हैं। तो ये सब कार्य योजनाएं तो हम बनाना चाहते हैं। आपने क्या किया था 18 में बता चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 18 वर्ष की सरकार में एक बार भी उसके दुख दर्द को जाना कि आज उसके बच्चे शिक्षा में क्यों पिछड़े। एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था जो है सरकार में शिवराज जी नहीं दे पाए, ये बता दीजिए ना, उचित रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पाए। आज भी रोजगार के लिए मध्य प्रदेश के नागरिक को, युवाओं को इस देश से बाहर जाना पड़ रहा है, इस प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है? रवि मेरा सवाल जवाब देना चाहिए। मेरा सवाल है आपसे, प्रदेश का युवा आज भी क्यों? मेरा सवाल है आपसे कि आपने क्या किया 18 महीने, बता दीजिए आपने यदि एससी के लिए क्या किया, गिना दीजिए आप। मनोज जी, 15 माह के कार्यकाल में हमने बेरोजगारी दर को कम करने का काम किया था। हमने मध्य प्रदेश में बड़े से बड़े उद्योगों मैग्निफिसेंट के माध्यम से लाने का कार्य किया था। शिवराज जी के 18 वर्ष की सरकार में अगर कोई ऐसा उद्योग धंधा स्थापित हो तो ब्रजगोपाल लोहिया जी बता दें, क्योंकि 18 वर्ष की सरकार में एक भी उद्योग धंधा लेकर नहीं आए। आज भी हमारे उद्योग धंधे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, बीएचएल हो या गोविंदपुरा इंडस्ट्री एरिया हो, धार का पीतमपुर हो, तमाम उद्योग धंधे कांग्रेस की सरकार में आए हैं। शिवराज जी के शासनकाल में अगर कोई बड़ा उद्योग धंधा आया हो, इन्होंने किसी को सक्षम किया हो तो ये बताएं। ये तो केवल लूटने वाले लोग हैं, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, लोग हैं साहब। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। मेरा निवेदन है मनोज जी, आप तो केवल इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि 23,000 करोड़ का बजट था 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार का, जो आज 2.5 लाख करोड़ का है। ये हमारी आर्थिक प्रगति को दर्शाता है, अकेला काफी है ये बताना। जहां तक उद्योगों की और इनकी बात है, तो आप मुझे बताइए कि कौन सा क्षेत्र जहां हमने सर्वश्रेष्ठ काम नहीं किया। हमने देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक बनाया, हमने इस राज्य को इलेक्ट्रिक सरप्लस स्टेट बनाया। इसके बाद भी 15 महीनों में आपने एक उद्योग तो लगाया नहीं, बल्कि उन्हें भगाने का काम किया। और आज हम फिर पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, और फिर जो एनआरआई और प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है और उसके साथ इन्वेस्टर समिट हो रही है, फिर मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर खोलने का काम है। हमने लक्ष्य तय किया है कि मध्य प्रदेश के 1 लाख युवाओं को प्रतिमाह की दर से रोजगार देंगे। ये लक्ष्य तय करने की संविदा कर्मी आज बाट जो रहे हैं, उन्हें रस्सियों से बांध कर ले जाया जा रहा है, जेलों में ढूंसा जा रहा है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं, जो बड़ी हास्यास्पद है ब्रजगोपाल जी। इस तरह का उपहास मत उड़ाइए, उनका इस तरीके से मजाक मत उड़ाइए। अगर उन्हें आप रोजगार नहीं दे सकते हैं तो उनका मजाक तो मत उड़ाइए। हर रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री निवास के आसपास युवाओं की गिरफ्तारी होती है। मेरे मध्य प्रदेश के युवा को लाठियों की मार सहनी पड़ती है। तो ब्रजगोपाल जी, कम से कम बेरोजगारों का। चलिए रवि जरा सुन लीजिए। मैं जातिगत समीकरणों की बात कर रहा हूँ। जी बोलिए ब्रजगोपाल। दूर पे आपसे कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में मैंने आपसे कहा रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन करना, मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी राज्यपाल बने, उसका आदिवासी समाज को ये गौरव देना, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति आदिवासी बनी, ये गौरव उन्हें प्रदान करना। जिस समाज को आपने दबा कर रखा और केवल उसे वोट बैंक समझा, उसे हमने गौरव देने का काम किया। और जो मैंने पहले उल्लेख किया था कि जो हमारा ओबीसी समाज है, इन तीनों की आप महंगाई की बात कर रहे थे, हम 80 करोड़ लोगों को जो निःशुल्क राशन दे रहे हैं, उसमें 98% हिस्सा इन तीनों का आता है, एसटी, एससी और ओबीसी का। तो हम तो सबके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। और मैं फिर से कहता हूं, इसके बावजूद भी हम कभी जाति ब्रजगोपाल जी जो 47 सीटें लगभग है ना, 80 सीटें ऐसी है जो सीधे तौर पर एसटी की सीटें होती है जो प्रभावित करती है, और 47 की लगभग ऐसी सीटें हैं। लेकिन सवाल यही है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 31 सीट के लगभग कांग्रेस ले गई, आपको बड़ा नुकसान हुआ। तो क्या इस बार यही भारतीय जनता पार्टी की बात को कांग्रेस भी समझ रही कि यदि आप एसटी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जैसा आपने बता दिया कि राष्ट्रपति जी हमने बना दिया, राज्यपाल जी का कह दिया, ऐसी तमाम तरह की चीजें गिना दी, लेकिन वो दूसरी तरफ जा रहा है। आप देखिए एससी की बात कर रहे हैं, वो ओबीसी की बात कर रहे हैं,
एसटी को यदि आप साथ रहे तो वो 2 वर्ग को वो भी साथ रहे। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, ओबीसी का मुख्यमंत्री देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2003 से लेकर आज तक 3 मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हमने दिए, तीनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, चाहे उमा भारती जी हो, चाहे बाबूलाल गौर जी हो और चाहे श्री शिवराज सिंह चौहान जी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस बताए तो उनने कभी लीडरशिप में स्थान दिया हो? ना युवाओं को स्थान, ना ओबीसी को स्थान, ना एससी को स्थान, ना एसटी को स्थान। केवल हमें आपके वोट लेना है और उस वोट को लेकर हमें भ्रष्टाचार करने का आप लाइसेंस दे दी। मध्य प्रदेश के बल्लभ भवन में बैठकर वहां हम दलालों से सरकार चलाएंगे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सोच है। आप जिन समुदायों का वोट ले रहे हैं, कृपया उनके कल्याण की और उत्थान की भी चिंता कीजिए, जो आप कांग्रेस पार्टी नहीं कर। चलिए रवि, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या 2018 में जब आपकी सरकार बनी, ये बात अलग है कि सरकार पूरे दिन नहीं रही, एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाया जिसका आप जिक्र कर सकते हैं? ओबीसी को लेकर क्या ओबीसी की बहस कहां तक पहुंची? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। बाद में ठीक है, आपने 27% आरक्षण की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको डिनाय करा दिया, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि हाई कोर्ट से एक व्यक्ति आपका खड़ा नहीं हो पाया। फिर सुप्रीम कोर्ट तक पूरी सरकार पहुंच गई, उसमें नरोत्तम मिश्रा शामिल थे, मुख्यमंत्री थे, भूपेंद्र सिंह थे, पूरा सरकार को लेकर मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए और उसका रिजल्ट भी दिखाई दिया जैसा उनका दावा है। तो ये सब चीजें तो समझना पड़ेगा ना कांग्रेस को। जी मनोज जी, मैं सुन रहा था ब्रजगोपाल लोहिया जी बड़े ही ढींगे हाँक रहे थे, उन्होंने ओबीसी वर्ग के 3 मुख्यमंत्री गिनाए, लेकिन ये बताएंगे कि उन 3 मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो है ओबीसी वर्ग के बताइए जी ओबीसी वर्ग के हितों को का जो 27% आरक्षण था वो क्यों नहीं दिला पाए? कमलनाथ जी की सरकार में ये ऐतिहासिक कार्य हमने करने का काम किया था। अगर इनकी सरकार में ये मजबूती से सरकार का पक्ष रखते ओबीसी वर्ग का, तो वो इनके साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर वो जो एक्ट जो हम लेकर आए थे ओबीसी वर्ग के हक अधिकारों को संरक्षित करते। लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार की हीलावाली से अगर ओबीसी के हक अधिकारों को छीना गया तो इनकी सरकारों में छीना गया। बाबूलाल गौर जी का नाम गिना रहे हैं, ये शिवराज जी का नाम गिना रहे हैं। ब्रजगोपाल जी सुनिएगा, ब्रजगोपाल समझ नहीं आ रहा है, ब्रजगोपाल जी वर्ग से आते हैं, लेकिन किसी ने भी ओबीसी वर्ग की चिंता नहीं करी। अब बात आते हैं अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो है इस वर्ग का प्यार और इस वर्ग का जो जनमत हमें सबसे अधिक मिला था और कैबिनेट में भी हमने अधिक से अधिक इनको स्थान देने का कार्य किया था। अगर भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट में अगर हमारे मुकाबले स्थान हो तो ब्रजगोपाल जी स्पष्ट करें कि उन्होंने इतना स्थान दिया है। लेकिन हमेशा से कांग्रेस इनके संरक्षक के रूप में हमेशा से खड़ी रही और इनके लिए कार्य किया है। रवि ये भी कहा जा रहा है कि इस बार का जो आपका वचन पत्र होगा वो समाज के जैसा वचन पत्र होगा, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, ओबीसी के लिए, ऐसा वचन पत्र भी तैयार कर रहे हैं। मनोज जी बिल्कुल, हर वर्ग के साथ हम तो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारा जो मकसद है कि सभी वर्गों को जोड़ना, सबके हितों की रक्षा करना, सबके हितों को लेकर आज जो वर्ग जो है कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों को जो 17 वर्ष में पूरा नहीं कर पाई है, उनके हक अधिकारों को जानना चाहते हैं। उनके हिसाब से प्लान तैयार करेंगे कि उन्हें हम एक कैसी सरकार दें, वे किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। अगर उनके हक अधिकारों के हिसाब से हम विजन तैयार करना चाहते हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। चलिए अब जवाब सुन लिया ब्रजगोपाल जी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ रवि वर्मा जी, आपने कहा कि हम दोनों बात एक साथ कही कि सभी वर्गों के अधिकार के लिए बात करना चाहते हैं और फिर कहा कि सभी के लिए अलग अलग घोषणा पत्र लाना चाहते हैं। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि आप एक दूसरे को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। ब्रजगोपाल जी अलग अलग नहीं है, समाजों को जोड़ना और उनके हिसाब से हम कार्य करना चाहते हैं, समझने का कार्य कीजिए, मुद्दे को भटकाना नहीं चाहिए। आप केवल एक बार सुनिए रवि सुन लीजिए, बात जाने आपको पर्याप्त मौका मैंने दिया, चर्चा भी वही रवि आपको पर्याप्त मौका दिया, एक बार सुन लीजिए। बात को घुमा देने से जो है बात घूम नहीं जाएगी। रवि एक बात आपसे कहूँ, मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए करनी और कचनी में जो प्रथा है आपका, वही आपको फंसा देता है। जब आप ये कहते हैं कि हम सबके प्रति समान व्यवहार रखना चाहते हैं और घोषणा पत्र जातिवार लाना चाहते हैं, ओबीसी का अलग, एससी का अलग, एसटी का अलग, जनरल का अलग, एक बात। दूसरी बात जो आपने किया 1993 से 2003 तक आपने सुभाष यादव जी के साथ क्या किया ये सब जानते हैं। 2018 में आप सरकार में आए, अरुण यादव जी जिन्होंने संघर्ष किया था 5 साल, उन्हें आपने साइड कर दिया और कुर्सी पर कमलनाथ जी ने कब्जा कर लिया और सरकार पर दिग्विजय सिंह जी ने कब्जा कर लिया। तो ये देखिए
ये जो कथनी और करनी की भिन्नता है, इसीलिए ये कथनी और करनी मध्य प्रदेश की जनता देख रही है कि उमा भारती और शिवराज जी के जो बीच युद्ध चल रहा है, वाक्य युद्ध जो कहीं ना कहीं ट्विटर के माध्यम से देखते हैं, इसे भी प्रदेश की जनता देखती है। आपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में सिंधिया जी के चेहरे को आगे कर जो सीटें जीती थी, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनता ने आपको कहीं नहीं चुना था। और दादा मैं एक 30 सेकंड की बात, मेरा कहना केवल ये है कि आप भी हमारी तरह व्यवहार करिए, सभी के लिए समान अवसर हो, सभी के लिए समान कल्याणकारी योजनाएं हो, और इस ठीक है सर, प्रदेश में सर समय इजाजत, गरीबों अब समय इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, दोनों के अपने दावे हो सकते हैं, आप भी कहेंगे वो भी कहेंगे, लेकिन अब समय बदल गया सर। अब राजनीति में भी सब हर वर्ग ये समझता है कि मेरे लिए किसने क्या किया, बीजेपी ने ठीक किया, कांग्रेस ने किया, और कई बार तो जातिगत समीकरणों का लाभ भी लोग भी लेते हैं। तो चुनाव जो 2023 का है वो बड़ा अलग होगा। कांग्रेस भी इस गंभीरता को समझ रही है, इसीलिए अलग अलग जाति के लोगों से बात करने वाली है। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत धन्यवाद, सादी रवि वर्मा आपका भी बहुत धन्यवाद। पर मध्य प्रदेश में 2023 की सियासत जातिगत समीकरणों के आधार पर भी होगी, बात धर्म की होगी, बात जाति की होगी। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती रही, लेकिन इस बार की तैयारियां बहुत अलग है। वो बात बीजेपी की हो या कांग्रेस की, अब जिसकी तैयारियां बेहतर हो गई वो काम दिखा देगा। और जब तक तो बहस गर्म होती रहेगी, क्योंकि जहां जाति और धर्म आ जाए वहां बहस का रुकने वाली। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।